ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुपूरक पूछने का समय दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी गांव देहात के लोगों को परिवहन निगम की बसों का बड़ा इंतजार रहता है, इसलिए कि गांव देहात के लोगों को चलने के लिए सस्ती और सुविधाजनक सुविधा सबसे अधिक परिवहन निगम की बसों से ही मिलता है। पहले तमाम क्षेत्रों में भिन्न भिन्न बाजारों से बसों के संचालन का समय फिक्स होता था और उस समय पर लोग इकट्ठा होते थे और बसों से अपने निजी कामों के लिए शहरों और तमाम कचहरी के लिए जाया करते थे। लेकिन इधर न तो बसों के संचालन का कोई समय फिक्स है, न तो बसें ही कहीं दिखाई देती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने हमें बताया है कि तमाम बसें जो परिवहन निगम के स्वामित्व की बसें हैं और निजी क्षेत्र की अनुबंधित बसें भी हैं, कुल मिला करके 12,325 बसें पूरे प्रदेश के अंदर संचालित होती हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि 1540 मार्गों का नवीन निर्धारण किया गया है। हम पूछना चाहते हैं, क्या ये नवीन निर्धारण किए गए रास्तों पर कब तक आप बस चलाएंगे? माननीय अध्यक्ष जी, एक मामला मेरे क्षेत्र का है। हमारे मुबारकपुर में 15-16 में एक बस अड्डा स्थापित किया गया। मैं एक दिन उस बस अड्डे पर गया था। करोड़ों की संपत्ति से वो तैयार किया गया है और सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं। लेकिन जब मैंने वहां देखा तो सिर्फ एक कर्मचारी उपस्थित था। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ चौकीदार के पोस्ट पर हूँ और आउटसोर्सिंग से। करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो रही है। मैंने पूछा कब बसों का आना जाना रहता है, तो पता चला एक सप्ताह पहले एक बस बनारस गई थी और आज तक लौटी नहीं है। तो सरकार की संपत्ति की क्षति भी हो रही है। और मुबारकपुर हमारा व्यापारिक केंद्र भी है और वहाँ पे तमाम बड़े शहरों के लिए लोग आया जाया करते हैं। बनारस के लिए जाते हैं, गोरखपुर के लिए जाते हैं, लखनऊ के लिए आते हैं, गाजीपुर और मऊ के लिए जाते हैं। पहले बस अड्डा नहीं था तो परिवहन निगम की कई बसें चला भी करती थी, लेकिन इधर नहीं चलती है। तो माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, क्या इन शहरों के लिए मुबारकपुर के बस अड्डे को कुछ बसें आप देंगे? दूसरा मान्यवर, हमारे जिले के अंदर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय स्थापित है। उस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और शिक्षक और विद्यार्थी बड़े पैमाने पर आजमगढ़ शहर में रहते हैं और अगल बगल के गांवों से, बाजारों से भी लोग आते जाते हैं। तो क्या महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए भी आप बसें उपलब्ध कराएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम नारायण जी पांडे। अध्यक्ष जी, प्रेम नारायण पांडे। हम बाबा तुलसी के चूकर खेत से आई थे, उन्हीं के एक दोहा से आप सबका प्रणाम करित है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। माननीय अध्यक्ष जी, तरफगंज के विधान सभा के महान जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप हमें उनके बाणी बन के बोले का अवसर दियो, यही उपकार के लिए आपके कृतज्ञता प्रकट करित है, आभार प्रकट करित है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में आपन बात कहे खातिर खड़ा बहन है। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, ई बजट मात्र सरकार के ना ही, ई बजट नवा उत्तर प्रदेश के नवा सपना के आकार का बजट है। माननीय अध्यक्ष जी, बाबा साहब कहत रहे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये बजट के माध्यम से हमारी सरकार जहमेर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लैब, स्मार्ट क्लास और राजकीय पॉलिटेक्निकों में भी स्मार्ट क्लासेज व पूर्णतः डिजिटल लाइब्रेरी व AI शिक्षा पर जोर दिया है। काहे कि नए अब्दुल कलाम व होमी भाभा का ऐसे बेहतर तरीका और का हो सकता है। अब्दुल कलाम गाँव में पैदा हुए हैं तथा गाँव में पलत हैं। यही लिए प्रयास है कि प्राथमिक शिक्षा न केवल समृद्धि हुए बल्कि देहात के शिक्षा के नींव भी मजबूत हुए। माननीय अध्यक्ष जी, गांधी जी जौने स्वच्छता के वकालत जीवन भर करत रहे, जौन मात्र जबान से ही नहीं बल्कि वह के संदेश अपने काम और अपनी कुटिया के सफाई से देते रहे। बापू के वह आदत के प्रति सरकार के प्रतिबद्धता यह से भी देखी जा सकती।
कि सरकार नगर निगम के अलावा 58 नगर निकायों का आदर्श व स्मार्ट नगर निकाय के रूप में घोषित की थी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद दिन चाहिए है कि हमारे विधानसभा के तरफगंज व बेलसर नगर पंचायत को भी यह श्रेणी आवंटित की गए है। माननीय अध्यक्ष जी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी एक मशहूर बात कहते रहे कि अमेरिका के सड़क बढ़िया है, यह लिए नहीं कि अमेरिका विकसित है। अमेरिका विकसित है अमेरिका के सड़क बढ़िया है, यह लिए नहीं कि अमेरिका विकसित है। अमेरिका विकसित है काहे कि अमेरिका के सड़क बढ़िया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक शब्द बहुत दिलचस्प है, जाल। मान्यवर हमारी सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे व सड़क के जाल बिछाई सी। सरकार शहर से गांव का और गांव से दूर दराज पुरवन का पक्की सड़क से जोड़ी सी। माननीय अध्यक्ष जी, यस नहीं है कि सपा व बसपा सरकार कोनो जाल नहीं बिछाई रहा। मान्यवर वो कुछ जाल बिछाई रहा, लेकिन उस सड़क के जाल नहीं रहा। वो परिवारवाद के जाल रहा, भ्रष्टाचार के जाल रहा, तुष्टीकरण के जाल रहा। माननीय अध्यक्ष जी, युवा हर समाज व देश के रीढ़ होत है। सरकार उनके स्वरोजगार खातिर 2 से 25 करोड़ के बजट आवंटित की थी। मनई के जीवन के गरिमा के ताई, मनई के मौत हुए पर उनके मनई हुए के गरिमा के राज रखे के ताई सरकार द्वारा अंत्येष्टि स्थलों के लिए बजट में जगह रखी गए है। दूध जवान से लड़के लड़का बूढ़ सबके लिए जरूरी है, जेकरे बारे में मजबूर होके राष्ट्र कवि श्री दिनकर जी कहिन रहा, श्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं। सरकार के मनसा व इरादा यही दिशा में एकदम साफ है। कोई बालक भूखा ना कुलाए, कोई युवा कुपोषित न रह जाए, ये करे लिए सरकार नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत अपने बजट के खजाना खोली सी। न्याय जौन सभ्य व जीवन समाज के प्राण है, वह के वकालत करे वाले वह का कायम रखे वाले वकील भाई, माननीय जज साहब व न्यायिक सेवा के कर्मचारी खातिर उनके घर व वकीलन खातिर चैम्बर आज के लिए धन आवंटित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम जितने यहाँ सदस्यगण बैठा हन, वो हमन से ज्यादा जने यही बात से सहमत हुई हैं कि वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आवत हैं। गाँवन में हमार महतारी हमार बहन कौने तरीके से अपने परिवार के पेट पाले खातिर अंगीठी व चूल्हा पर खाना बनाओ समय वह से निकले धुआं के प्रदूषण से अपने फेफड़ा का बीमार करे मजबूर रही। ये करे साथ साथ हमार महतारी हमार बहन हुए या फिर नई दुल्हन शौच के लिए बाहर जाए खातिर मजबूर रही। देश हमारा अवश्य वर्ष 1947 में आजाद भरा, लेकिन गरिमा से जिए के अधिकार वर्ष 2014 से पहले इतना वर्ष तक कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ना ही दीन। गरीब के लड़का जनप्रतिनिधि बन सकत है, यह पर भी कुछ परिवारन के कब्जा रहा। तमाम जने बैंक से दूर रहे, उद्यम के शुरुआत के खातिर वह किसान कहूँ से सहायता के गुंजाइश नहीं रही। ऐसा में वे लाचार हो के आत्महत्या करे का मजबूर रहे। धन्यवाद। पीड़ा क्यों नहीं समझी, कांग्रेस के पूरा नेतृत्व नहीं समझी, वो पीड़ा का माननीय मोदी जी और प्रदेश में योगी जी हमार भी सुन ले पाड़े जी। खत्म कराओ। आती है उनके साथ कोई महिला टीम में नहीं रहती और ये लोग जबरदस्ती घरों में घुस जाते हैं कहीं भी। तो पहली चीज जो कानूनी तौर पे किसी भी घर में जाने से पहले अगर वहां महिलाएं हैं तो एक महिला उसमें रहनी चाहिए, वो चीज नहीं रहती। दूसरा सबसे बड़ा काम ये लोग ये कर रहे हैं कि इससे बिजली विभाग को भी चूना लगा रहे हैं, साथ ही साथ उपभोक्ता के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये गलत तरीके से करके सेटिंग करने के लिए बुलाते हैं। दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि 6 महीने में 99 अरब की बिल इनकी सही हुई। 6 महीना लगा उनको, और इसलिए लगा कि वो बात सारी मीडिया में आ गई और नोटिस में आ गई, तब जाके 3-4 रोज नोटिस में जब आया तो उन्होंने कर दिया उसका 3-4 मंत्री जी ने 2 दिन। और स्मार्ट मीटर की जहां तक बात है माननीय अध्यक्ष जी, लास्ट में बस एक बात, स्मार्ट मीटर तो पहले सरकारी कार्यालयों में लगना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में 1,15,055 सरकारी कार्यालयों में केवल 17,440 स्मार्ट मीटर लगे
और स्मार्ट मीटर का हाल ये है कि जहां भी लगे हैं, मेजॉरिटी में जिनके यहां भी लगे हैं, सारे लोग उससे परेशान हैं। अनाप शनाप बिलें आ रही। अगर शुरुआत करनी तो पहले सरकारी कार्यालयों में क्यों नहीं इन्होंने लगाया। और साथ ही साथ मेरा निवेदन है आपसे माननीय अध्यक्ष जी कि विजिलेंस टीम के साथ महिला पुलिसकर्मी जरूर जाए, माननीय मंत्री जी, उस बात का जवाब हो गया, साथ उत्पीड़न ना हो। इस बात का जवाब दीजिए, जो टीम जाती है उसमें कोई महिला, उस बात का कोई अगर आज इस भरे सदन में मैं सर्वप्रथम संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करती हूं, जिन्होंने आर्टिकल 25 में हमें ये अधिकार दिया, स्वतंत्र धर्म का सम्मान अधिकार और हर आस्था का सत्कार। और इसी के नाते आज पूरे देश में और प्रदेश में हमारे बीच में कुंभ का महापर्व जो रहा, उसमें पूरे देश से लोग आए। मैं सभी लोगों का जो आए उनका स्वागत करती हूं। यहाँ कई प्रकार की चर्चाएं हुई और बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये जो लोग विभिन्न प्रदेशों से और यहाँ तक कि विश्व के कोने कोने से आए, वो किसी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो आस्था से, धर्म से और अपने देश, अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए। महाकुंभ के आयोजन में जितना बजट होना चाहिए था, सरकार ने उसकी कमी की। महाकुंभ में जो सुविधाएं हमारे लोगों को देनी चाहिए थी, सरकार ने उसकी कमी की। वहां पे गिद्ध नहीं गए थे, वहां पे सुअर नहीं गए थे, वहां पे इस देश में आस्था रखने वाले, इस देश को लोकतांत्रिक समझने वाले, इस देश में भाईचारे को आगे लेकर के जाने वाले लोग वहां पे पहुंचे थे। मैं इस सदन में आज बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें कही गई। बजट की जबकि चर्चा होती है तो बजट में किस तरीके से डिवीजन होता है उसकी बात होती है। अभी सत्र में कुछ दिन पहले बात हुई कि अंग्रेजी में विधायकगण अपने भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब आपके बजट में एलोकेशन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, जो हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी नींव अंग्रेजी से शुरू नहीं होगी, तो वो आगे जाकर के आपके अंग्रेजी में दिए हुए भाषणों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं, जहां 15% कहीं आपकी सरकार बजट दे रही थी, आज शिक्षा में वो बजट गिरा करके 13% पे आ चुका है। ये स्थिति है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, क्योंकि मंत्री जी यहां बैठे नहीं है, जब स्वास्थ्य पे जब विपक्ष चर्चा करने की कोशिश करता है, मंत्री जी उत्तेजित हो जाते हैं। शायद इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य पे मात्र 6% का बजट दिया गया है, और इस 6% के बजट में भी मंत्री जी 40% का बजट पिछले जो बजट में था एलोकेटेड, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम बात करें ग्रामीण अंचल की, जो उत्तर प्रदेश की 60-70% की आबादी है, अगर हम उसमें बजट के एलोकेशन की बात करें तो मात्र 4% का बजट है, जो 8 करोड़ 8 लाख की आप बात करते हैं, 8 लाख करोड़ की 8 लाख 8,000 करोड़ की बात करते हैं, उसमें मात्र 4% का बजट दिया गया है। और सबसे बड़ी नाइंसाफी अगर इस सरकार में कोई झेल रहा है तो वो हमारा किसान है। पूरे देश का एवरेज औसत अगर निकाल लिया जाए तो बाकी प्रदेशों में जहां किसानों को 6% का बजट मिल रहा है, वहां उत्तर प्रदेश की सरकार में मात्र 3% का बजट है जो हमारे किसानों को दिया जा रहा है। और सबसे आखिरी में और सबसे जरूरी बात, अभी हमारी माननीय सदस्य बार बार पीडीए की बात कर रही थी, तो सदस्य आप भी और यहां सम्मानित सदस्यगण में आपको सभी को बताना चाहूंगी कि जहां पूरे देश में 3% का बजट विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो आपका दलित समाज हो, वनवासी समाज हो और अल्पसंख्यक समाज हो, उसको दिया जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 1% का बजट दिया जाता है। और उस 1% के बजट में भी आपका 30% का बजट ऐसा धरा का धरा ही रह जाता है, विभाग उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। हम इतने बड़े बड़े बजट की बात कर रहे हैं, मैं आंकड़े रखना चाहूंगी। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 14% का बजट जो है वो शेष रह गया, इस्तेमाल नहीं कर पाए।
स्वास्थ्य में 40% का बजट ऐसे ही रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। आवास में 46% का बजट रह गया, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। SC ST माइनॉरिटी में 30% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की बात करें, 35% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम ट्रांसपोर्ट और PWD की बात करें, 6% का बजट है, जो पुराना बजट है, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। समाज कल्याण के मंत्री जी यहां बैठे हैं, 23% का बजट आज ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। कृषि विभाग वैसे ही 4% किसानों को दिया जा रहा है बजट में से, उसमें से भी 10% बजट ऐसे ही धरा का धरा रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो मैं बजटों पे बहुत बातें नहीं करूंगी, क्योंकि जो पुराना है उसे ही नहीं इस्तेमाल कर पाए, तो बड़े बड़े बजटों का क्या हवाई लूटी जाए। मैं बात करना चाहूंगी अपने देश की एकता की, क्योंकि जिस समय यहां अंग्रेजी की बात हुई, उस समय उर्दू के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। उर्दू में जो लोग बोलते हैं उनको कुछ शब्दों से नवाजा गया। हमारे देश में उर्दू को बड़े ही लगाव से देखा जाता है। हिंदी अगर हमारी मातृभाषा है, तो आज का ये जो देश है वो अंग्रेजी से भी नहीं घबराता है, अंग्रेजी को सीखने की पूरी इच्छा रखता है। पंडित ब्रिज नारायण जी, पंडित रतननाथ सरहार जी, मुंशी प्रेमचंद जी, पंडित आनंद मोहन जी, यहां तक कि उपराष्ट्रपति रहे हुए कृष्णकांत जी, इन सभी लोगों का उर्दू से बहुत लगाव था। तो क्या इनके लिए भी उन्हीं शब्दों से नवाजा जाएगा? मैं आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहती हूं, ये विकसित देश है, ये प्रगतिशील देश है, और ये युवाओं का देश है, और युवाओं की यही आवाज है कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे झंडे की अब ये देश नहीं बटने देंगे। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।